नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में मुगलों का मध्य एशिया व फारस के साथ संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। मुगलों का मध्य एशिया व फारस से संबंध। मध्य एशिया में ट्रांस आक्सियाना को मुगल अपनी मातृभूमि मानते हुए उस पर अधिकार बनाए रखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया के द्वारा ही विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में प्रवेश हो चुका था। इसलिए भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी मध्य एशिया पर मुगल अपना नियंत्रण चाहते थे। इसके लिए मध्य एशिया के प्रति एक दृढ़ नीति की आवश्यकता थी। सल्तनत युग में भी इस सीमा की सुरक्षा के लिए प्रयत्न किए गए थे। फिर भी इस ओर से मंगोलों के आक्रमण होते रहे और बाद में तैमूर के आक्रमण ने तो सल्तनत को धराशायी कर दिया। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की प्राचीन राजधानी समरकंद पर अधिकार करने का कई बार प्रयत्न किया, लेकिन उसे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। हुमायूं भी इस प्रयत्न में असफल रहा। मुगल सम्राट अकबर भी मध्य एशिया से में काबुल पर अधिकार करके सीमा प्रांत की विद्रोही जातियों का दमन करना चाहता था। दूसरी ओर फारस का शाह भी मध्य एशिया के राज्यों की और ललचाई दृष्टि से देख रहा था। ऐसी स्थिति में मुगलों की मध्य एशिया विषयक नीति कोई खास सफल नहीं रही। अकबर की काबुल विजय। 1580 ईस्वी में बंगाल और बिहार के प्रमुख मुसलमान सरकारी अधिकारी, जो अकबर की धार्मिक उदारता व सहनशीलता की नीति के विरुद्ध थे, काबुल के हकीम मिर्जा को, जो अकबर का सौतेला भाई था, सम्राट बनाने का षड्यंत्र रचने लगे। जौनपुर के काजी ने तो अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य घोषित कर दिया था। फलस्वरूप बंगाल और बिहार में विद्रोह हो गया। अकबर समझ गया कि उसका सौतेला भाई भी उसके साथ खतरा बन गया है। अतः अकबर ने बंगाल और बिहार के विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेज दी और स्वयं मान सिंह को साथ लेकर हकीम मिर्जा के विरुद्ध आगे बढ़ा। सिंधु नदी से अकबर ने मान सिंह को काबुल पर अधिकार करके आगे भेजा और स्वयं पीछे पीछे चलता गया। जो ही हकीम मिर्जा को अकबर के आने की सूचना मिली, वह काबुल से गुरबंद भाग गया। 10 अगस्त 1581 ईस्वी को अकबर ने काबुल में प्रवेश किया। भयभीत होकर हकीम मिर्जा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सूचना भिजवा दी तथा अकबर से क्षमा याचना की। अकबर ने उसे क्षमा प्रदान कर दी तथा हकीम मिर्जा की बहन बख्तुनिसा को काबुल की गवर्नरी देकर स्वयं फतेहपुर सीकरी लौट आया। अकबर के लौटते ही हकीम मिर्जा पुनः काबुल लौट आया और शासन पुनः अपने हाथ में ले लिया। हालांकि उसकी बहन नाम मात्र की गवर्नर बनी रही। 30 जुलाई 1585 ईस्वी को हकीम मिर्जा का देहांत हो गया। अतः अकबर ने पुनः मान सिंह को काबुल पर अधिकार करने भेजा और स्वयं भी दिसंबर 1585 ईस्वी में रावलपिंडी पहुंच गया। मान सिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बल्ख व बदखशा पर आक्रमण। बलक और बदखशा बुखारा राज्य के प्रदेश थे और मुगल सम्राट शाहजहां के काल में इमाम कुली यहाँ का शासक था। 1639 ईस्वी में इमाम कुली के भाई नजर मोहम्मद ने गद्दी हथिया ली, किंतु वे वहां की स्थानीय प्रजा में अलोकप्रिय होने के कारण ख्वारिज्म और खीवा में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का दमन करने इमाम कुली ने अपने पुत्र अब्दुल अजीज को भेजा, किंतु अब्दुल अजीज ने भी अपने आप को बुखारा का शासक घोषित कर दिया। इन आंतरिक झगड़ों का लाभ उठाने के लिए शाहजहां ने काबुल के गवर्नर के पास एक सेना भेजी, जिसने कहा कहा मर्द दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस पर मुगलों का अधिकार अधिक समय तक नहीं रह सका। मुगलों की इस कार्रवाई से आतंकित होकर नजर मोहम्मद ने अब्दुल अजीज से समझौता कर लिया, लेकिन साथ ही वह शाहजहां से भी सहायता की प्रार्थना करता रहा।
शाहजहां ने अनुकूल अवसर देखकर बलख बुखारा व समरकंद पर अधिकार करने का निश्चय कर वे स्वयं काबुल भाग गया। शाहजहां चाहता था कि पहले नजर मोहम्मद की सहायता करे और फिर उससे उसके प्रदेश छीन ले। नजर मोहम्मद शाहजहां की इस चाल को समझ गया, अतः उसने मुगल सेना की प्रगति को रोकने का प्रयास किया। 1646 ईस्वी में शाहजहां शाहजादा मुराद ने बलख पर धावा बोल दिया। नजर मोहम्मद भागकर फारस चला गया, क्योंकि फारस का शाह मुगलों का कट्टर विरोधी था। नजर मोहम्मद के भाग जाने पर बलख पर मुगलों का अधिकार हो गया, किंतु मुराद वहां की खुश्क जलवायु में अधिक दिन तक नहीं ठहर सका। अतः शाहजहां ने शाहजादा औरंगजेब को बलख की ओर भेजा तथा स्वयं काबुल आ गया। अब्दुल अजीज एक सेना लेकर औरंगजेब से जा भिड़ा, किंतु परास्त हुआ। औरंगजेब से सैनिक भी इस प्रतिकूल जलवायु में लड़ना नहीं चाहते थे, अतः औरंगजेब आक्सास नदी से आगे न बढ़ सका। इधर नजर मोहम्मद फारस के शाह से सहायता लेकर आया और मुगल चौकियों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। विवश होकर औरंगजेब को ट्रांस आक्सियाना से अफगानिस्तान की ओर लौटना पड़ा। शाहजहां ने औरंगजेब को कहलवाया था कि नजर मोहम्मद के क्षमा याचना करने और पर उसे क्षमा प्रदान कर दी जाए। नजर मोहम्मद ने अपने पोते को क्षमा याचना के लिए भेजा। औरंगजेब बलख का दुर्ग व शहर उसके पोते को सौंपकर स्वदेश लौट गया। मार्ग में उज्बेगों ने उसे खूब परेशान किया। बल्ख और बदकसा पर शाहजहां के आक्रमण पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अत्यधिक जन धन की हानि उठाकर भी वे इन पर अपना अधिकार बनाए नहीं रख सका। शाहजहां के आक्रमणों का इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि इस क्षेत्र में मुगल शक्ति की धाक जम गई। कंधार पर आक्रमण। शेरशाह से पराजित होने के बाद जब हुमायूं को भारत में किसी ने सहायता नहीं दी, तब वे भागकर फारस गया था और वह फारस के शाह तहमास्प का मेहमान बनकर रहने लगा। फारस का शाह कट्टर शिया धर्म को मानने वाला था, जबकि मुगल कट्टर सुन्नी धर्मावलंबी थे। अतः फारस के शाह ने हुमायूं को शिया धर्म स्वीकार करने को कहा। ऐसा भी कहा जाता है कि शाह ने बल प्रयोग द्वारा शिया धर्म स्वीकार करने की धमकी दी थी। अतः हुमायूं ने शाह की बात स्वीकार कर ली। शाह ने हुमायूं को सैनिक सहायता इस शर्त पर देना स्वीकार किया, ताकि हुमायूं अपने क्षेत्र में शिया धर्म का प्रचार करेगा तथा कंधार जीतने पर वे फारस के शाह को सौंप देगा। हुमायूं ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात हुमायूं शाह से 14,000 सैनिकों की सहायता लेकर कंधार की ओर बढ़ा, जो इस समय हुमायूं के भाई अस्करी के अधिकार में था। हुमायूं ने कंधार का दुर्ग घेर लिया। 3 महीने के घेरे के बाद अस्करी ने समर्पण का प्रस्ताव किया, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। हुमायूं ने कंधार पर अधिकार कर उसे फारस के शाह को सुपुर्द कर दिया, किंतु शाह की मृत्यु के बाद उसने पुनः कंधार अपने अधिकार में कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल सम्राट बना। अपने राज्यारोहण के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का था तथा भारत में मुगलों की स्थिति ठीक नहीं थी। मुगलों की सत्ता केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब के एक भाग तक सीमित थी तथा अकबर की बाल्यावस्था के कारण अमीर वर्ग भी सम्राट की उपेक्षा कर रहे थे। अतः अकबर भारत में व्यवस्था स्थापित करने लग गया। ऐसी स्थिति में फारस के शाह ने कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया। फारस के शाह ने मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को कंधार का सूबेदार नियुक्त किया था। 1595 ईस्वी में शाह और सूबेदार के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और सूबेदार ने कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। अकबर ने उस सूबेदार को 5,000 का मनसब देकर अपनी सेवा में रख लिया। जहां के शासनकाल के प्रारंभ में उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि जहांगीर ने तत्परता से कदम उठाते हुए खुसरो के विद्रोह को कुचल दिया था, लेकिन खुसरो के विद्रोह के समय
आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए फारस के शाह ने कंधार लेने का प्रयास किया, लेकिन जहांगीर के द्वारा समय पर कंधार दुर्ग के रक्षक शाह बेग को सहायता भेज देने से फारस के शाह की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। अपने प्रयत्न में विफल हो जाने के बाद फारस के शाह ने इस आक्रमण के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। इस प्रकार कंधार का महत्वपूर्ण दुर्ग भारत के मुगल बादशाह और फारस के शाह के बीच कलह का कारण बना हुआ था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल शक्ति प्रयोग से काम नहीं चल सकता, फारस के शाह अब्बास ने 1611 ईस्वी में अपना एक दूत अकबर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने तथा जहांगीर के सिंहासनारूढ़ होने के उपलक्ष्य में बधाई देने भेजा। इसके बाद 1615 ईस्वी में 1616 ईस्वी में तथा 1620 ईस्वी में भी अपने दूत आगरा भेजे, जिसका उद्देश्य जहांगीर को असावधान तथा निश्चित बनाए रखना और फारस की सेनाओं को उचित तैयारी का अवसर प्रदान करना था। 1621 ईस्वी के अंत में जब शाह को मुगल दरबार में नूरजहां गुट के क्षीण होने तथा नूरजहां और शाहजहां के बीच बढ़ते हुए मतभेद का पता चला, तब उसे कंधार विजय के लिए अपनी सेना भेज दी। 1622 ईस्वी के आरंभ में कंधार का घेरा डाला गया। जहांगीर इस समय अपनी बीमारी से उठा ही था और कश्मीर में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। अतः जहांगीर ने शाहजहां को कंधार की ओर जाने का आदेश दिया, किंतु नूरजहां द्वारा शहरयार का पक्ष ग्रहण करने के कारण शाहजहां अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की सोच रहा था। अतः उसने सम्राट के आदेश की अवहेलना करते हुए कंधार की तरफ नहीं गया। फलस्वरूप कंधार पर फारस के शाह का अधिकार हो गया। शाह अब्बास ने जहांगीर को एक पत्र भेजा, जिसमें कंधार को फारस का ही प्रांत बताते हुए अपनी कार्रवाई को न्याय संगत बताया तथा आशा प्रकट की कि दोनों राज्य मैत्री संबंध बनाए रखेंगे। जहांगीर ने शाह अब्बास पर विश्वासघात का आरोप लगाया तथा शाहजादा परवेज को कंधार की तरफ जाने का आदेश दिया, किंतु इसी समय शाहजादे खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, जिससे कंधार अभियान असफल रहा। कंधार हाथ से निकल जाने से मुगलों की प्रतिष्ठा और गौरव निम्न बिंदु तक पहुंच गया। अब मुगलों के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा एक भीषण समस्या बन गई। सिंहासन आरूढ़ होने के बाद शाहजहां ने जहां उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ ध्यान दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य कंधार को पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल करना था, क्योंकि सामरिक तथा साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इस दुर्ग का अत्यधिक महत्व था। फिर भी ऊपरी तौर पर फारस और भारत के मुगल शासकों ने महत्वपूर्ण संबंधों का प्रदर्शन करना ही उचित समझा। शाहजहां के बादशाह बनते ही फारस के शाह अब्बास प्रथम ने अपना दूत आगरा भेजा। दूत आगरा पहुंच पाता उससे पहले ही शाह की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी शाह सफी ने अपना दूत आगरा भेजा। शाहजहां ने भी शाह अब्बास की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए अपने दूत मीर बरका को फारस भेजा, परंतु शाहजहां ने काबुल के सूबेदार कुजिल खां को कंधार वापसी का मौका हाथ से न जाने देने के लिए आदेश भी दे रखा था। इस समय फारस की ओर से अली मर्दान खां कंधार का सूबेदार यानी दुर्ग रक्षक था। संयोगवश फारस के नए वजीर सारर्थ की और अली मर्दान में बकाया राजस्व के प्रश्न पर तनाव बढ़ गया। वजीर के सुझाव पर शाह ने सियामुस कुल्लर अकादमी को अली मर्दान खां के स्थान पर कंधार का नया दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया था और उसे आदेश दिया कि वे अली मर्दान की को शाह के दरबार में भिजवा दे। जब सियामुस सेना सहित कंधार की तरफ बढ़ा तो अली मर्दान खां घबरा गया और उससे काबुल के सूबेदार के साथ कंधार के दुर्ग के समर्पण की बातचीत की तथा मुगलों से सहायता की याचना की।
फरवरी 1638 ईस्वी में अली मर्दान खान ने कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। शाहजहां इससे अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अली मर्दान खां को पुरस्कृत करते हुए उसे 6000 का मनसब और कश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया। काबुल के सूबेदार कुजिल खां ने भी तत्परता से काम लिया। उसने सियामुस की फारसी सेना को खदेड़कर कंधार के पूरे इलाके पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने अब कंधार की सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की ताकि सरलता से हाथ में आया दुर्ग वापस न खोना पड़े। कुजिल खां का मनसब बढ़ाकर उसे कांधार का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। शाहजादे शुजा को काबुल का सूबेदार बनाया गया। कंधार के हाथ से निकल जाने से फारस के शाह को काफी दुख हुआ और उसने मुगल सम्राट शाहजहां को स्पष्ट लिखा कि फारस किसी भी कीमत पर यह क्षति सहन नहीं करेगा। 1639 ईस्वी में फारस की सेनाओं ने आक्रमण करके बिस्त के समीप खांसी नामक स्थान को अपने अधिकार में ले लिया। मई 1642 ईस्वी में शाह सफी की मृत्यु हो गई और शाह अब्बास द्वितीय फारस का नया शासक बना। उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष की थी, परंतु युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने कांधार की विजय के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर दी। शाहजहां को इसकी सूचना मिलते ही कंधार की सुरक्षा के लिए तत्काल सैनिक रसद और धन भिजवा दिए गए। कड़ाके की सर्दी का मौसम आते ही 16 दिसंबर 1648 को शाह ने कंधार पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस खराब मौसम में भी कंधार पर आक्रमण किया जा सकता है। इस समय दौलत खां मुगलों की तरफ से कंधार का दुर्ग रक्षक था। वह स्थिति के अनुकूल सिद्ध नहीं हो पाया और 11 फरवरी 1649 ईस्वी को उसने कंधार फारसियों को सौंप दिया। वस्तुतः कंधार के लोगों ने जिस तेजी के साथ नगर से पलायन किया उससे दौलत खां घबरा गया था, अन्यथा दुर्ग की रक्षा करने वाले सैनिकों की संख्या पर्याप्त थी और वे सरलता के साथ 3-4 महीने तक दुर्ग की रक्षा कर सकते थे और इस अवधि में उन्हें अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजी जा सकती थी। कंधार के हाथ से निकल जाने से शाहजहां अत्यधिक सुबुद्ध हुआ और मई 1649 ईस्वी के आरंभ में शाहजादा औरंगजेब और प्रधानमंत्री सादुल्ला खां को कंधार पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। यद्यपि मुगल सेना ने जोरदार आक्रमण किया, परंतु फारसियों की उच्चतर सैनिक तैयारी के कारण उसे सफलता नहीं मिली और औरंगजेब को वापस लौटना पड़ा। 3 साल की तैयारी के बाद शाहजहां ने पुणे औरंगजेब और सादुल्ला खां को कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वे स्वयं भी काबुल जा पहुंचा ताकि सेना को समय पर रसद सामग्री मिलती रहे। 2 मई 1652 ईस्वी को कंधार का घेरा डाल दिया गया और मुगल तोपखाने से दुर्ग पर भयंकर गोलाबारी की गई, परंतु श्रेष्ठ फारसी तोपों के सामने मुगल तोपखाना विफल रहा। विवश होकर शाहजहां ने घेरा उठा लेने का आदेश दिया और असफल मुगल सेनाएं वापस लौट आई। निरंतर विफलताओं के उपरांत भी शाहजहां हतोत्साहित नहीं हुआ और इस बार उसने कंधार विजय का काम शाहजादा दारा को सौंपा। दारा औरंगजेब की विफलताओं से खुश था और वे औरंगजेब को बताना चाहता था कि वे कितनी सरलता से ये कार्य संपन्न कर सकता है। दारा ने अपने तोपखाने पर विशेष ध्यान दिया। 1653 ईस्वी में उसने कंधार के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह से उजाड़ दिया ताकि इस ओर से फारस से कोई सहायता कंधार को न मिल सके। तत्पश्चात कंधार दुर्ग पर इतनी भीषण गोलाबारी की गई कि दुर्ग की प्राचीरें हिल उठी, लेकिन फारसी तोपों ने मुगलों के तोपखाने को भी कुंठित कर दिया। 7 महीने के संघर्ष के बाद अक्टूबर 1653 ईस्वी में असफल मुगल सेना वापस लौट गई। शाहजहां की मध्य एशिया और फारस के प्रति असफल रही। कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए जाता रहा। इन आक्रमण के कारण मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई
और हजारों सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इससे मुगल साम्राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे शाहजहां की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और साम्राज्य पर उत्तर पश्चिम की तरफ से आक्रमण की आशंका उत्पन्न हो गई। कंधार के कारण फारस वालों का हौसला बढ़ गया और मुगल सेना का मनोबल गिरता गया। इस प्रकार हमने इस विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।